नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जो भी हलचलें होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि वो आपके लिए भी लाभकारी साबित हो सके। आज के हमारे इस अंक में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हमारे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं हमारे किसानों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ हमारे कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिससे हमने बदलाव देखे भी हैं। इसी कड़ी में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आज की इस प्रेस वार्ता में दिखाते हैं आपको। बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश में कुछ वर्षों से एक बड़ी समस्या स्कूल शिक्षा में कृषि संकाय के छात्रों के सामने थी अपात्रता की। 12वीं में अलग अलग विषय संयोजन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तथा अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियमों के कारण, अलग अलग पात्रता के कारण कई योग छात्र और छात्राएं जो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, कृषि संकाय से आते थे, वो पिछड़ जाते थे। कई दिनों से, पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थियों ने, उनके पेरेंट्स ने अलग अलग माध्यमों से अपनी ये चिंता व्यक्त की थी। सोशल मीडिया में भी विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा को जाहिर किया था और कुछ लोगों ने भी इस चिंता को बताया था। इसके बाद मैंने DGICR को और उनकी टीम को निर्देश दिया कि इस समस्या का समाधान अत्यंत आवश्यक है ताकि कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी अनावश्यक रूप से पिछड़े ना। मैं DGICR और उनकी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के VCs से चर्चा करके इस समस्या का समाधान निकाला है। अब कृषि विश्वविद्यालयों की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है देश में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो 3 हैं, बाकी राज्य सरकारें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलाती है। उन सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 20% जो स्नातक की सीट्स है वो ICR द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से भरी जाएंगी और कृषि विद्यार्थी व उनके पेरेंट्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हमने एक कृषि, एक देश, एक कृषि, एक टीम की भावना से, वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम, इसी भावना के अनुरूप सारे देश के कृषि छात्रों के लिए पात्रता के मापदंड व विषय समूह को एक समान हमने कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर, इनको एक समान कर दिया है, जिससे 12वीं में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स समूह वाले विद्यार्थी अब बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा CUET ICR के जरिए सीधे पारदर्शी तरीके से एडमिशन पा सकेंगे। इससे देश भर के छात्रों के लिए प्रवेश के नियम अब एक समान और सुगम हो गए हैं। इस व्यवस्था से 25-26 में ही BSc एग्रीकल्चर की प्रवेश संबंध सभी जटिलताएं हमने दूर की है और लगभग 3000
स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। बीएससी एग्रीकल्चर में आईसीआर सीटें प्रदान करने वाले 50 कृषि विद्यालय में से 42 ने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री विषय संयोजन को पात्रता मानदंड के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसे आमतौर पर 10+2 कृषि के छात्र पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त 3 विश्वविद्यालय पीसीए मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर संयोजन को भी उन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रयास के तहत 25-26 में बीएससी एग्रीकल्चर में आईसीआर के कोटे की जो 3121 सीट थी, उनमें से 2700 सीटें, लगभग 85% अब 12वीं मतलब 10+2 में जो कृषि विषय वाले छात्र छात्राओं के लिए अब उपलब्ध होगी। केवल 5 विश्वविद्यालय है जिन्होंने ये कहा है कि वो इस विषय को अपने बोर्ड में ले जाएंगे और अगले शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करेंगे। उनसे भी अभी चर्चा जारी है और हम आग्रह कर रहे हैं कि इसी शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि उन विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों को इस व्यवस्था का लाभ मिल सके। क्या कुछ खास है, सीधा मंत्रालय से। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि हम ई-नाम की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा पोर्टल है जो हमारे किसानों को एक डिजिटल मंच प्रदान करता है, जिसके जरिए वो घर बैठे बैठे ही अपनी फसलों की बिकवाली कर सकते हैं, वो भी अच्छे दामों पर। जी हाँ, बिचौलियों से राहत दिलवाता है ये पोर्टल। हमारे किसानों को, व्यापारियों को एक डिजिटल व्यापार मंच की तरह मदद करता है। तो किस तरह से ये हमारे किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है, इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि विपणन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उप निदेशक एसके सिंह जी। क्या कुछ कहा है इन्होंने, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट मतलब राष्ट्रीय बाजार जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलती है। अब बात आती है इसकी क्या स्थिति है देश में। किसान भाइयों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस समय देश में कुल 2605 कृषि उपज मंडियां हैं, प्रमुख कृषि उपज मंडियां हैं, जिसमें से भारत सरकार ने 1522 कृषि उपज मंडियों को ई-नाम से जोड़ दिया है। और यहाँ पर इस समय करीब 1,80,00,000 के किसान जो हैं वो पंजीकृत हो गए हैं, वो अपना व्यापार भी कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को ये सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि क्या इस इलेक्ट्रॉनिक विधा पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये व्यवहारिक पक्ष है कि लोग पहले से कर रहे हैं। अब दूसरी बात किसानों के लिए यह आई कि इसमें मूल्य उनको ई पेमेंट के माध्यम से उनके खाते में चला जाता है। जब खाते में चला जाता है तो वो समस्या भी उनको नहीं रही। और किसान भाई, आप 238 कृषि उत्पादों में इस विधा के माध्यम से व्यापार कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तमिलनाडु में भी उत्तर प्रदेश के किसान का खरीदार उपलब्ध है तो वो वहाँ से भी बिड कर सकता है। मतलब कि आपके उपज के लिए असंख्य बिड मिलते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर करीब 2,69,000 व्यापारी जुड़े हैं जो पूरे देश में आपकी लाट को देखते हैं। अगर उनको लगता है कि ये उत्पाद आपको इस उत्पाद को खरीदना है तो वहाँ से भी बिड करते हैं। तो ये भी देखें। और इतना ही नहीं, आजकल सरकार, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में 90% से अधिक छोटे और मझोले किसान हैं जिनके जोत जो है 2 हेक्टेयर से कम है। उन परिस्थितियों में यह पीओ एक ऐसा रास्ता है जो विपणन सहित उत्पादन के सभी रास्तों को ठीक करता है, तय करता है किसान के हित में। अब किसान उत्पादक संगठन जो हैं अपनी उपज को चाहें तो मंडी में लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही प्रांगण से मोबाइल ऐप के माध्यम से वो वहीं से बेच दें। किसान भाइयों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यह इसमें करीब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सेवा प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता का अर्थ ये है कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो इशू है, तौलाई से संबंधित जो इशू है, जो अन्य प्रकार के विपणन में इशूज होते हैं, जो अन्य प्रकार के सेवाओं की ज़रूरत होती है, वो सारे लोग इसमें जुड़े हैं। तो वो भी समस्या उनको किसी प्रकार की नहीं है।
एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अभी जल्दी में इसके मार्केट को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने बात किया कि देश में 26,605 कृषि उपज मंडियों में से 1522 कृषि उपज मंडियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इसकी इसमें नंबर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना जरूरी है। तो सरकार ने क्या सोचा कि भाई हम इस प्रोसेस को केंद्रीकृत कर दें। आज की सरकार जो है ये विश्वास करती है कि सेवाओं को विकेंद्रीकृत किया जाए, केंद्रीय स्तर पर ना रहे। तो क्या किया कि इसके स्वीकृति के लिए अब राज्य के जो प्रस्ताव आते हैं यहाँ भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। राज्य की एक स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी होती है, उस कमेटी में उस प्रस्ताव को मंडी बोर्ड ला करके पास करा के पैसा जो भुगतान होना है उसके रिलीज के लिए भारत सरकार को भेज दे, खाली मिनट्स भेज दे, वो बात भी हो जाती है। सरकार दिन प्रतिदिन इसको अपग्रेड कर रही है, इस तकनीक को अपग्रेड कर रही है ताकि किसान इसको सहजता से प्रयोग कर सके, इसका सहजता से लाभ ले सकें और बहुत सारी और चीज़ों को इसमें जोड़ रही है। इसलिए सरकार जो है ई नाम 2.0 की तरफ बढ़ गई है। उच्च गुणवत्ता वाली उपज के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन करना। अगर हम अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन करते हैं, एक तो इससे हम अपनी फसल की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे अच्छी फसल भी हमें मिलती है। किस तरह से हमारे किसान अच्छे बीज का चयन कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ तकनीकी सहायक डॉक्टर सोनू कुमार चौधरी। क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कहा है उन्होंने। किसी भी फसल की बुआई के लिए आपको बीजों का चयन करना एक प्रथम प्रायोरिटी होती है किसी भी किसान की, क्योंकि फसल बुआई के उपरांत या पहले हमें बहुत सारे इनपुट उसमें लगाने पड़ते हैं, खेतों की तैयारी करनी पड़ती है, उसमें सिंचाई की व्यवस्था, बीज, खाद और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसकी निराई गुड़ाई के लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए बुआई से पहले बीजों का चयन करना अति आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का चयन करने से किसान भाई अपना उत्पादन 10 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। बीजों की गुणवत्ता जांच करने के लिए बीज परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण हमारे बीज प्रयोगशालाओं में होता है, जिसमें बीजों का अंकुरण, बीजों में किसी भौतिक मिक्सचर की जांच या किसी दूसरी प्रजाति के बीजों का मिश्रण इत्यादि का अध्ययन करके बीजों का परीक्षण करते हैं। वर्तमान में हमारे देश में 178 अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। कृषि विभाग अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषक मिशन के अंतर्गत इन अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में उपकरणों की खरीद के लिए 2 लाख तक का, बीज स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 70 लाख, बीजों की आनुवंशिक जांच के लिए 2 लाख और अधिसूचित पुरानी प्रयोगशालाओं के रिनोवेशन के लिए 50 लाख तक का अनुदान सहायता देती है। ये सहायता हमारे कृषि विभाग, बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, सहकारी संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे देश भारत में हर साल कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती ही है, जिसके चलते हमारे किसानों को कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ऐसे संकट में राहत के लिए और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। ये योजना किस तरह से लाभकारी साबित हो रही है हमारे किसानों के लिए, इसी संदर्भ में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से विस्तृत जानकारी दे रही हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अपर आयुक्त कामना शर्मा जी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि कोई स्थानीय आपदा होती है
किसी किसान के खेत में यदि ओलावृष्टि होती है या जल भराव होता है या किसी चक्रवाती तूफान से फसलें जो हैं ख़राब हो जाती हैं, तो उसके लिए भी स्थानीय आपदा का प्रावधान है। इसके लिए किसानों को जैसे ही आपदा होती है 72 घंटे में सूचना देनी होती है। इस सूचना के लिए किसानों के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसको बहुत से किसान जिसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा अनुरोध है कि जो नहीं भी करते वो इस्तेमाल करें। इस ऐप के कई फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें किसान भाई जो भी जहाँ भी नुकसान हुआ है उस खेत की फ़ोटो डाल सकते हैं और उसमें कब नुकसान हुआ ये बता सकते हैं, और वो ऐप सीधे फसल बीमा पोर्टल है उस पर सीधे वो सूचना आ जाती है और इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी जाती है। यदि किसान इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो जो भी विभाग द्वारा एक केंद्रीकृत टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जो कि 2024 से संचालित है, जिसका नंबर है 14447 14447। इस पर भी किसान भाई जो है सूचित कर सकते हैं कॉल करके, और उस इंटीमेशन उस सूचना के बाद जो है इसमें किसान के खेत का सर्वे करती है जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत एक जॉइंट टीम होती है। सो किसान भाई इसका लाभ ज़रूर उठाएं यदि कोई स्थानीय आपदा होती है। केंद्रीकृत टोल फ्री नंबर है, इसके कई फ़ायदे हैं। यदि किसान को कोई शिकायत होती है तो शिकायत दर्ज करा सकता है, यदि कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकता है, यदि उसको आपदा की सूचना देनी है वो सूचना भी दे सकता है किसान। इसमें टिकट जनरेट होता है और किसान उसको ट्रैक कर सकता है। और इसी के तहत हमने एक किसान भाइयों के लिए एक चैट बॉट, व्हाट्सएप चैट बॉट भी है जिसके अंतर्गत किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है, और बहुत से किसान इस पर आ रहे हैं, इसका फ़ायदा ले रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं इसका फ़ायदा लिया वो इस व्हाट्सएप चैट बॉट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और इसमें जो भी हमें फीडबैक मिलता है वो इसमें हमें मदद करेगा उसमें और सुधार करने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम जानकारियों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर। खेती किसानी और पशुपालन हमेशा से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं, और बता दें आपको, खेती किसानी के साथ साथ अगर पशुपालन के विभिन्न विकल्पों को अपनाया जाता है तो अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। इन्हीं विकल्पों में एक बहुत ही हम कह सकते हैं लाभकारी व्यवसाय है, वो है बतख पालन। बड़ी तेजी से लोग इसे अपना रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव भी ला रहे हैं। बतख पालन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको अपने लिए फायदे का सौदा बना सकते हैं, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। मुर्गियों की तरह बतखें भी आमतौर पर अंडे और मांस के लिए पाली जाती हैं। हालांकि इनका मांस और अंडा मुर्गी के मुकाबले महंगा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बतख
पाल कर भी इंसान काफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। बल्कि कुछ पालकों का तो यहाँ तक कहना है कि बतख मुर्गियों से ज्यादा आय देने वाला पक्षी है। इसे पालने में कोई खास परेशानी नहीं होती। हालांकि ये जलीय पक्षी माना जाता है, इसके बावजूद आप इसे जमीन पर भी पाल सकते हैं। बतखों के खान पान पर बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसे रहने के लिए एक शेड होना चाहिए। शेड में हल्की धूप और हवा का इंतजाम जरूर हो। शेड के आसपास तालाब या फिर धान का खेत हो तो ज्यादा बेहतर है। बतख शांत पक्षी है। इसे रहने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां ज्यादा शोर ना होता हो। जहां तक आहार की बात है तो बतखों को सूखा खाना खिलाना ठीक नहीं है। इस तरह का आहार उनके गले में फंस जाता है। ये रेशेदार खाना और पानी में रहना अधिक पसंद करती हैं। जहां तक आहार का सवाल है तो रसोई का कचरा, चावल, मक्का, चोकर और घोंगे वगैरह इन्हें काफी पसंद है। अगर आप तालाब में पाल रहे हैं तो कीड़े मकोड़े खाकर ही अपना पेट भर लेती हैं। इसलिए खाने पीने में ज्यादा खर्च नहीं आ पाता। मुर्गी के मुकाबले बतख कम बीमार पड़ती हैं और इनकी अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा है। अच्छी नस्ल की बतख साल भर में 300 से भी अधिक अंडे दे सकती है और ये दूसरे तीसरे साल तक भी अंडे दे सकती है। मछली के साथ बतख पालन और भी फायदे का सौदा है, क्योंकि बतखें खतरनाक परभक्षियों को खा जाती हैं, जिससे छोटी छोटी मछलियां सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा बतखों के आहार में प्रोटीन की जरूरत कम रह जाती है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बतखों को तालाब में छोड़ दिया जाता है और जो बीट वो पानी में छोड़ती हैं वो मछलियों के लिए शानदार आहार का काम करती हैं। रात के समय भी जब बतखों को शेड में रखते हैं तो सुबह उनकी बीटों को तालाब में छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि एक बतख रोजाना 125 से 150 ग्राम तक अपशिष्ट निकालती है। साथ ही बतख का मांस और अंडा इंसानों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानकारियों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर। आज हम बात करेंगे केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक छोटा सा कार्ड है लेकिन काम बहुत बड़े करता है। जी हाँ, अगर आपको ऋण चाहिए बैंक से तो केसीसी के माध्यम से आसानी से मिल जाता है और वो भी कम ब्याज दरों पर। अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है अपना केसीसी तो आइए पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको देते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की।
इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हमने कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए लाभकारी साबित हुआ होगा। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, तो हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishidarshan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। पशु के ज्ञाभिन्न होने में हो रही है समस्या। क्या बार बार पशु मधचक्र के दिखा रहा है लक्षण? ये हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के संकेत। क्या है ये रिपीट ब्रीडिंग? कैसे पाएं निजात? जानने के लिए देखिए पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग, कारण और उपचार, इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।